तो प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए 10th का केमिस्ट्री। और स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस नए लेक्चर में। शायद ये चौथा लेक्चर आपका केमिस्ट्री का शूट हो रहा है। 3 लेक्चर आपको पढ़ाए गए थे, जिसमें एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, दूसरे में आपको केमिकल इक्वेशन का टाइप बताया जा रहे थे कि केमिकल समीकरण को बैलेंस क्यों करना चाहिए, बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं। एक तरीका सिखाया गया था, दूसरा तरीका पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी आपको समीकरण, देखिए अगर ऐसे ऐसे समीकरण है जो अच्छे, मतलब इस टाइप के समीकरण थे, तो आपको तो इनको बैलेंस कर सकते थे इस मेथड से। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको कर रहे थे, आपसे हो भी जा रहा था। लेकिन अगर कभी कभी बहुत सारे उसमें एटम्स होते हैं, वो जो थोड़ा डिफिकल्ट, जैसे इसको ले लो, इसको मैं बोलूँ थोड़ा बैलेंस करके दिखाओ, थोड़ा फंसोगे। चाहे इससे भी खतरनाक खतरनाक डेंजरस होते हैं इक्वेशन, जहाँ पर बच्चे फंसते हैं। तो इनको दूर करने के लिए मैं एक मेथड लाया। एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है एल्जेब्रिक मेथड। मैं इसी मेथड पर चर्चा करता हूँ। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ आपको। तो चलो तो आज की हेडिंग बनाइएगा आप। देखो, मैं वीडियो पहले शूट कर, देखिए मैं अभी क्या हो रहा था, वीडियो पहले थोड़ा देर पहले बनाना था, तो वीडियो मुझसे ही थोड़ी गलती से, देखिए मैं सारा ही इतना पढ़ा दिया था, तो अचानक क्या हो गया, वीडियो कट गया। तो ये बहुत किस्मत खराब चल रहा है कि दो बार हमको मेहनत करना पड़ता है। इतना बना दिया था, अब लास्ट पॉइंट बचा था तो वीडियो कट गया, फिर दोबारा करना पड़ता है। लेकिन ये क्या है, स्लाइड बचा हुआ है, तो इसी स्लाइड से काम चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से काम कराता हूँ। हेडिंग बनाइएगा आप ऐसा, ये आपके हेडिंग हो जाएंगे। ये मैं क्या ले लिया, ये आपके क्या है, हेडिंग है आज के। हेडिंग बनाइएगा कि समीकरण बैलेंस करने के लिए, समीकरण संतुलित करने के लिए तरीका हम लोग सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं। तो आज मेथड नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग आज। कौन सा मेथड? मेथड 2। हम लोग आज दूसरा तरीका सीखेंगे। एक तरीका सिखाया गया था, इतना हेडिंग बना लिया आपने। चलो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलो, तो मैं पहले आपको बोलूँगा तब लिखना, अभी मत लिखिए। अभी देखिए क्या है, तो थोड़ा आपको कुछ सिखाना पड़ेगा इसमें, बहुत कुछ चीज़ इसमें। ओ ये क्या हो गया, आ गया। जब बोलेंगे तो लिखना, अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये समीकरण ऐसे होता थोड़ी ना है, ऐसा होता है समीकरण। चलो, इस समीकरण को आप लिखो। PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, और ये इनका अपघटन हुआ तो बन गए हैं, डिकम्पोजिशन हुआ तो बन गया है PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर बन गया ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करना है। तो देखो, आज हम लोग जो तरीका सीखने वाले, इस तरीका का नाम है एल्जेब्रिक मेथड। बीजीय व्यंजक से हम लोग सीखेंगे। इसके पहले सर आपको क्या सिखाया गया है? इसके पहले आपको सिखाया गया है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं बोलता हूँ, ये थोड़ा सा देखो, मैंने पहले आपको मैं बोला हूँ, इसमें पहले जब इसको सॉल्व करना है तो पहला स्टेप, अब ये क्वेश्चन हो गया। चलो, आप इसको दोबारा एक बार और लिखिएगा, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना है। ये तो हमारे पेपर में क्वेश्चन हो गया। एक बार दोबारा इसको लिखना है। दोबारा लिखने के बाद क्या करना है, पहले इनके नाम देना है। पहले यहाँ पर ले लेना है इसको ले लेना है A, इसको मान लेना है B, इसको मान लेना है C, इसको मान लेना है D। अल्फ़ाबेट में ले लेना है इसको हमेशा, ABCD। क्योंकि ABCD का मान निकाल देंगे तो A का मान यहाँ रख देंगे, B के मान यहाँ रख देंगे, C के मान यहाँ, और D के मान यहाँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा सर। हाँ सर। चलो अब लिखो इसमें एलिमेंट्स क्या है। ये दूसरा स्टेप, ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरा स्टेप है कि आप क्या कीजिए, एलिमेंट्स चुनिए। तो इसमें एक लेड दिखा तो लेड लिख दिया, ऑक्सीजन दिखा, नाइट्रोजन दिखा तो नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिया। इधर भी देखो, लेड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही है। इधर नहीं सारे एलिमेंट है, तीन ही है। चलो अब लिखते हैं इसको एल्जेब्रिक में कैसे लिखना है, मैथमेटिक्स में कैसे लिखना है। तो पहले आपको करना है, देखो पहले लिखना है, देखो लेड, देखो लेड किधर है, लेफ्ट साइड में आओ। तो लेफ्ट साइड में हमको दिख रहा है, ये इधर लेड है। तो लेड के गुणांक में क्या लिखा हूँ, कोफिशिएंट में क्या लिखा हूँ, ए लिखा हूँ, तो ये लिख दिया। बराबर, यानी उधर चल जाओ प्रोडक्ट्स के पास। प्रोडक्ट्स में भी तो लेड दिख रहा है, किसी कोफिशिएंट में बी में, तो इधर एक ही को लेड था तो ए लिखा गया। इधर लेड भी इधर एक है तो एक ही बी लिखा गया। ए गो ए बराबर बी, दो तीन हमने लिखे क्योंकि एक ही लेड था। तो ए इधर बी हो गया, समीकरण का नाम दे दिया। नाइट्रोजन चेक कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन कितने हैं, N2, दो नाइट्रोजन है। किसे गुणांक में है, ए के, तो दो ए लिखना पड़ेगा। हाँ बच्चों, समझ में आ गया सर। इधर आओ, इधर भी तो लेड होंगे,
भले इधर भी तो क्या होंगे नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन है, तो किसी कोफिशिएंट में है, सी के कोफिशिएंट में है। कितने नाइट्रोजन है, सिंगल है, तो सिर्फ सी लिख दिया, एक नहीं लिखना चाहिए। तुम सोच रहे सर हम यहाँ पर क्या क्या हम यहाँ पर एक बी और एक ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हें बताओ मैथमेटिक्स में हम लोग अभी एक्स एक एक्स लिखते हैं कि सिर्फ एक्स लिखते हैं? तो वही नियम है, क्योंकि तुम तो बीजी मैथ से बना रहे हो ना, तो इस बात को थोड़ा ख्याल रखना है। चलो अब हो गया बच्चे, समझ गए। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन इधर कहाँ है, ए में है ऑक्सीजन, कितना 3 दूना 6, तो 6A कितना लिखना पड़ेगा, 6A। इधर देखो ऑक्सीजन कहाँ है, एक यहाँ बी के पास तो एगो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, सी में है तो 2C, यहाँ भी ऑक्सीजन है डी में, लेकिन 2 है तो 2D। इसको समीकरण 3 का नाम आपने दिया। चलो इतना बना लो, साथ साथ में बनाने हैं आपको, इतने आपने बना लिया होगा। हाँ सर बना लिए, तो मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ स्लाइड को, देखिएगा। अब जिस समीकरण आपको मिल गया, 1 2 3 जितने समीकरण है, 2 3 4 समीकरण जितने निकलेंगे, निकालने के बाद क्या करना है, हमेशा हमेशा ए का मान 1 ले लेना है। ए का मान 1 लेंगे तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो इससे फायदा क्या होगा बच्चों, इससे फायदा होगा कि हमने ए का मान 1 ले लिया, तो यहाँ 1 रखेंगे तो बी का भी मान निकल गया। देखो तो समीकरण 1 में मैंने क्या किया, ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो जिससे ए का मान 1 रखा तो बराबर में क्या था, बी था समीकरण 1 में, तो बी का भी मान क्या गया 1। हमको 2 आंसर आ गया, एगो ए का आंसर मिल गया, बी का आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सी का मान निकालना है। तो सी का मान कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पर 2A बराबर सी, अगर ए का मान रखेंगे तो फिर से किसका मान निकल जाएगा, सी का। तो वही किया, समीकरण 2 में ए का मान रख दिया, तो समीकरण क्या था 2A बराबर सी, 2 का 2, ए का मान लेकर रखा सी, तो सी का मान क्या मिल गया 2। अब डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकलेगा, डी यहाँ पर दिख रहा है, तो ए का भी मान पता है, बी का मान पता हो गया, सी का मान पता है, तो सबका मान रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, डी का। सर बहुत अच्छा लग रहा है तो मैथमेटिक्स से, हाँ बच्चों बहुत प्यारा है ये कंसेप्ट बहुत प्यारे हैं। चलो समीकरण, अब देखो समीकरण 3 में यहाँ पर क्या लिखा है, 3 समीकरण 3 में ए बी सी का मान रखने पर, तो देखो ये समीकरण 3 था, ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, सी का मान रख दिया, और डी का तो मान निकालना है। तो 2 दूना कितना हो जाएंगे 4, 2 दूना 4 है, कितना हो गया 5, 6 एकम 6। अब देखो मैं 5 को इधर लाऊंगा, बराबर किस साइड भेजूंगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी का मान। तो 6 इधर का 5 घट गया, बच गया 2D, 6 में से 5 गया 1, और इधर का 2D, डी का मान कैसे निकलेगा, 2 हटाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। अब देखो लफड़ा क्या है, अब आपको निकल गया किस किस का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। नियम कहता है, इस नियम को याद रखना, मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, नियम को स्टार लगा देना। चौथा में तरीका क्या है, तीन आपने 2 तरीका सीख लिया। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जब भी आप इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पर हमेशा आपको तो याद रखना है कि हमेशा ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन को हटा दें। सर कैसे हटेगा, तो छोटा क्लास याद करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटा क्लास में हम लोग समीकरण का बैलेंस कैसे हटाते थे, जो जितना हटाना है, अगर गुना में है तो उतना ही से क्या कर दो, भाग में है तो उतना ही से गुना कर दो। तो भाग में क्या है 2 है ना, तो सब में इतना जितना हटा, मान लो यहाँ पे 4 होगा, 4 हटाना है तो सब में 4 से गुना कर देना है। भाग में है तो क्या कर देना, गुना कर देना। और गुना में होगा तो कैसे हटेगा, तो भाग कर देना। तो गुना में तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, जब मिलेगा भाग में मिलेगा, भाग का भी फ्रैक्शन बोलते हैं। हटाओ इसको, 2 कैसे हटेगा, सब में 2 से गुना कर दें। तो फ्रैक्शन कैसे हटेगा, हम सब में 2 से गुना कर रहे हैं, 2 ही हटाना है तो सब में हम 2 से गुना करेंगे। तो देखो मेरा ए का मान कैसे निकल जाएगा। अब यहाँ से इतना वीडियो उसमें बन चुका था, क्या करें, किस्मत ही सही नहीं है अपना। अब देखें ए बराबर मेरा क्या था, 1 था, ठीक है, कितना से गुना किया जा रहा है, 2 से। बी बराबर भी क्या था, 1, यहाँ भी कितना से गुना होगा, 2 से, सब में 2 से गुना होगा सब में। सी बराबर क्या था, ये कोमा लगाता हूँ, सी बराबर था 2, यहाँ भी कितना से गुना होगा, 2 से। डी बराबर क्या था, कोमा 1/2, यहाँ भी कितना से गुना होगा, 2 से। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 से गुना करने के लिए, इससे क्या होता है, ये कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया। अब फाइनल आपका आंसर आ गया आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये बराबर क्या हो गया, 2 एकम 2, बी बराबर भी क्या हो गया, 2 एकम 2, सी बराबर क्या हो गया 4, और डी बराबर क्या हो गया 1। आपका आंसर आ गया। कैसे बैलेंस करना है, अब ऐसे लिखना है। आप देखिए थोड़ा समीकरण आपका क्या था, आपका समीकरण क्या था, मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ आपको। ये था A4, ऐसे था ना ये वाला, तो ए का मान क्या रखना है आपको, रखो। ए का मान क्या आ गया आपका,
एक बार मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस। समीकरण क्या था आपका, ये था। अब एक बार लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, आपको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। आपका समीकरण था ए लेड नाइट्रेट रिएक्शन बी PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, सी था यहाँ पर, सॉरी, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस डी ऑक्सीजन, ऐसा था ना बच्चों। हाँ सर, अब सिर्फ मान बैठाना है आपको। कैसे मान बैठाना है, ए का मान क्या आ गया था, ए का मान आ गया है 2, तो 2 लिख दो। अब क्या लिख दो, 2 PbNO3, बी के मान क्या आ गया बच्चों, 2 आया है। 2 PbO, देखो कितना से बैलेंस हो गया, प्लस सी का मान क्या है 4, 4NO2, और यहाँ पर डी का मान क्या है 1। तो एक तो लिखते नहीं है, सिर्फ O2 लिख दो। ये बैलेंसिंग हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट, ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ आपके आंसर को। ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। कैसा लगा ये मेथड जरूर बताना हमको, और इसको आप नोट में अपने कर लेना। एक बार फिर से मैं स्लाइड आपको दिखा देंगे, क्योंकि तो इसको एक बार नोट्स में भी दिखाता हूँ आपको। नोट्स में अपने है, चलो देखो एक बार नोट्स में से देख लो। सेकेंड मेथड, जब अब क्रिया जटिल हो, जब कम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो इस मेथड को अपनाएंगे। समीकरण को लिखकर उसका गुणांक ABCD लिख दें, लिखना है, लिख लिया बच्चों। फिर क्या करना है बच्चों, स्टेप नंबर 2, उसका ABCD में उसको फॉर्म के रूप में लिखना था, समीकरण के रूप में लिख दिया था आपने। तीसरा क्या क्या था, इस बीजीय व्यंजक के समीकरण को हल करने के लिए ए का मान एक ले लिया गया था। ए का मान के लिए तो बी का मान का आया था, समीकरण 2 से भी सी आया था 2, समीकरण 3 में सबका मान पटक दिए थे, तो डी का मान क्या गया था, 1/2 आ गया था। आ गया था ना बच्चों, ये दिखा रहा हूँ आपको। चलो चौथा स्टेप क्या था आपको, अब भिन्न हटा देना था आपको। तो भिन्न हटाने के लिए क्या किया आपने, जिस भिन्न में 2 है, 2 से सारे सम को 2 से गुना कर दिया, तो 1 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इधर आ गया था 1। अब क्या किया था आपने, सिर्फ लिख दिया था, तो 2 PbNO3 2 PbO 4NO2 प्लस O2, है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके आधार पर। यहाँ भी स्लाइड कहेंगे बच्चे तो फिर से दिखा देंगे, देख लें बच्चे एक बार फिर से स्लाइड को देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बना है तो आपको तो दिखाना जरूरी है ना। चलो यहाँ था स्टेप नंबर 1, आपने पहले ABCD सब में लिखना है, कोफिशिएंट में ABCD, जितने उसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं सब में आप ABCD लिखें, सबको आप एलिमेंट्स अलग अलग करें। दूसरा स्टेप था कि उसको समीकरण ए का मान 1 लेकर समीकरण सॉल्व करना सीखें, वहाँ से ABCD का मान ज्ञात करें। ज्ञात करने पर देखें कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हटा दें। फ्रैक्शन हटाने के बाद जो ABCD का मान आ गया, वो बस उसको ए का मान 2 आया तो 2 रख दिया, बी का मान 2 आया, सी का मान, इस तरह समीकरण बैलेंस हो जाते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बहुत दिन के बाद केमिस्ट्री का लेक्चर बन रहा है, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन इसमें से दिया था कि नहीं दिए थे, ऐसे AW तो लिखा है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो समझ लो एक बार आपका रिवीजन हो रहा है, हमें याद नहीं थी इसलिए मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन थे आपके, लिख लिए बच्चों ने। देखो अब आपसे चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो कैसे बताओगे सर, तो पहले आपको ABCD का मान निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन ABCD सही है। चलो अब आपको मैं नोट्स में अगर बनाया हूँ तो नोट्स में समझा देंगे, नहीं बनाए हैं नोट्स में नहीं बना है तो इसको बोर्ड पे ही बनाएंगे हम लोग। चलो इसको बोर्ड बना के देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सिर्फ मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लिखूंगा। अपने क्वेश्चन तो पूरा अपने नोट में उतार लिया है। अब मैं आपको क्या सिखाना, सॉल्यूशन सिखाना है, तो सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। चलो अब क्वेश्चन क्या था, मान लो अपने इसको ABCD लगा दिया सब में, ए इसमें पहले ही लगा कर रख दिया गया है, इसे लिख दिया कि इसको मैं इसको बोर्ड ले लूँ ब्लैक लेने पर ये रहा ब्लैक,
लेते हैं पीला कलर। आपका ऐसा है समीकरण ए बराबर, ये कोफिशिएंट में क्या है C4H10, इसको देखो मित्र, इसको ब्यूटेन बोलते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों इस बार ये क्वेश्चन था, इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आपको ABCD का मान निकालना है, तो मैं ABCD थोड़ा दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ये रहा, चलो यहाँ मतलब ए दे दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर बी दे रखे हैं, यहाँ पर इन्होंने छोटा सी दिया है और यहाँ पर छोटा स्मॉल डी, यानी ABCD का हमको मान फाइंड करना है। मैंने क्या बताया, पहला स्टेप तो ये होगा कि ABCD आपने लिख दिया सब में, सवाल में किसी कितना रहेगा, ये सब भी वहाँ लिखा नहीं रहता है। चलो ये क्या है, देखो जटिल क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बहुत फंसा कर रख देगा, आप उसमें झुरा कर रह जाएंगे, फिर भी आंसर आने की संभावना कम रहेगा। तो यही एक तरीका है यहाँ पर आप इसके बना सकते हो। हाँ थोड़ा आपको शुरू में टाइम लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो सीखने में तो समय लगता ही लगता है। चलो इसको हम पहले क्या बताते हैं, पहले इसको लिखते हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले मैं तुम्हें कार्बन दिख रहा है तो मैं कार्बन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, फिर मेरे को दिख रहा है क्या, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, और मुझे कोई एलिमेंट्स दिख रहा है क्या, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इतने ही एलिमेंट्स हैं। मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा ये तीनों को मैं अब देखता हूँ कि इनके कोफिशिएंट में कौन कौन से हैं। चलो तो देखो यहाँ पर कार्बन के कोफिशिएंट में ए है, तो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ठीक है। और कार्बन इधर है क्या, नहीं है, अब उधर कार्बन है, कहाँ है, सी के कोफिशिएंट में है, किसी कोफिशिएंट में है, सी के कोफिशिएंट में है, ठीक है सर। अब देखो सी के कोफिशिएंट में कार्बन है, तो कितने कार्बन है, एक है, तो एक सी लिखा गया, एक कार्बन लिख दिया। इधर कितने हैं, 4 गो, इधर देखो, उधर तो रिएक्टेंट्स में कितने, उत्पाद में कितने कार्बन है, एक, तो एक सी लिखा गया। यहाँ ए वाला में कितना है, 4 गो है, तो तुम लिखोगे 4A, कितना ए, 4 गो, ए बराबर सी, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लूँ, आपको समझाने के लिए ऐसा किया था मैं, तो मेरा क्या हो रहा है, 4A बराबर सी, 4A बराबर सी, ये मेरे क्या आ रहा है, समीकरण 1 आ रहा है, ये मेरे क्या है, इक्वेशन 1 है। चलो हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन किसके कोफिशिएंट में है, एक ए, कितना हाइड्रोजन है, 10 गो, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, 10A, 10 गो, ए मतलब उसके हाइड्रोजन कोफिशिएंट में था, हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा गया है। हाँ सर समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन चेक करो कहाँ है, इधर तो नहीं, अब यहाँ है, डी के कोफिशिएंट में है, कितना हाइड्रोजन है, 2 गो, तो 2 गो डी लिखना पड़ेगा आपको बबुआ। दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों को, नहीं हो रहा होगा, चलिए स्क्रीन छोटा नहीं करेंगे, इतना छोटा हो गया। चलो ऑक्सीजन चेक करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन मुझे तो इधर ए में नहीं दिख रहा, बी में दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन है, तो मैं लिखूंगा 2B बराबर इक्वल, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है तो C, 2 ऑक्सीजन है तो 2C प्लस, और है इधर, इसीलिए प्लस का साइन, डी, इधर एगो है तो एगो डी। तो रूल स्टेप 1, ये स्टेप, इतना वाला स्टेप क्या हो गया, 2। अब करना है क्या बच्चों, अब करना है आपको ए का मान 1 लेना है, ए बराबर 1 कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में हमेशा। तो चलो मैं समीकरण 1 में ए का मान 1 रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 से, चाहे ए बराबर 1, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू समीकरण, पुट द वैल्यू इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर एक मान खुद से निकालना है, एक मान नहीं लेना है, तो अब बाकी अब निकलते जाएगा। अब यहाँ पर 1 रख रहा हूँ मैं, तो 4, ए का मान 1 बराबर सी, तो सी का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4 एकम 4, ये 2 वैल्यू आपको निकल गए, कितने वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू। चलो अब क्या करना बच्चों, अब आगे तो अब देखो, आपको बी, ए का मान निकल गया और आपको सी का मान निकल गया। अब तो आपको अभी तो आपको बी का मान निकालना है, तो कैसे निकालें, यहाँ पर ए का मान पता है तो डी का मान निकल जाएगा, सॉल्व। चलो यहाँ देखो, ए का मान पता है ना, तो डी का मान इस समीकरण से निकल जाएगा, समीकरण 2 से लिख दो डायरेक्ट, समीकरण
2 से। समीकरण 2 में देखो 10a का मान तो आपको पता है, एक दिया आ गया था, बराबर बराबर 2d। 2d मैं इधर ही बना रहा हूँ, थोड़ा इसको आगे करके। तो ये तो यहाँ पर 2 कहाँ जाएगा, गुना में तो भाग में जाएंगे। तो d का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे। तो d बराबर क्या हो गया 10, यह 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। इसको काट दो बच्चों, कट जाएगा ये 5 टाइम पे। तो d का मान क्या आ गया बच्चों, 5। अब देखो a का मान पता हो गया, c का मान पता हो गया, d का मान बच गया सिर्फ b। पहले इतना आप नोट कर लेंगे। चलो इतना नोट हो गया बच्चों। हाँ सर, अब क्या करना है आपको, थोड़ा चलते हैं हम। अब किसका मान बच गया है, ए का निकल गया, बी का बचा है। तो बी का कैसे निकलेगा, बी को निकालने के लिए हमको आना पड़ेगा समीकरण 3 में। ओ यहाँ तो 1 लिख दिया हूँ बच्चों, यहाँ तो समीकरण 3 लिखना चाहिए था ना आपको। आपको नहीं, हमें लिखना चाहिए था। चलो 1 2 3 होता है, नंबरिंग में थोड़ा कमजोर रहता है, बहुत बार मिस्टेक होता है हमसे। अब चलते हैं समीकरण 3 में। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 में हमको देखो बी का मान निकल जाएगा, क्योंकि सी पता है, डी पता है। तो समीकरण 3 से तो समीकरण 3 देखेंगे क्या था, 2b बराबर 2 इंटू सी का मान क्या आ गया था, 4। तो ये 4 रख देंगे, ठीक है। प्लस डी के मान जस्ट निकाला गया था, 5 आया था बच्चों। तो 2b इक्वल 2 चौका 8, 8 5 13, 13। तो b के मान क्या आ रहा है, 13/2। क्यों, 2 गुना में तो भाग में चल जाएगा। अब लिख लो क्या क्या आ गया आंसर आपका, लिख लेते हैं। तो हमको ए बराबर क्या मिल गया, ए बराबर मिल गया, 1 लिया था मैंने, ठीक है। बी के मान क्या आ गया था, अभी निकला 13/2। सी के मान आ गया था 4, और डी के मान आ गया था आपका 5। डी के मान क्या आ गया था आपका 5। चलो अब इसमें देखो, लास्ट हम लोग तरीका क्या सीखा था, इतना करने के बाद अगर आपके पास सारे वैल्यू क्या होने चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू तो अच्छा है, ये वैल्यू अच्छा है, ये अच्छा है। हमको परेशान क्या कर रहा है, ये वाला। तो मैंने बोला जो भी आपको फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन हटा दें। यहाँ पर क्या करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना है, यहाँ पर भिन्न को हटाना है। यानी यहाँ पर करना क्या है आपको जो भी फ्रैक्शन आया होगा इसको हटाना है, रिमूव करना है। ये थोड़ा रिमूव करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चलो थोड़ा इसका जो पेंसिल पेन है वो नहीं मिल रहा है, हाथ से ही लिख देता हूँ। भिन्न हटा दें, भिन्न को हटा दीजिए। तो भिन्न कैसे हटाएंगे आप, मैं बोला जितना भाग में है उतना ही से गुना कर दीजिए, 2 से पूरे समीकरण में गुना कर दो। तो कैसे हटेगा, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ये बराबर क्या हो जाएंगे आपके 1 × 2। यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए बी वाले वैल्यू में। थोड़ा ऊपर ले चलते हैं इसको, 13/2। यहाँ भी क्या कर देना है आपको, 2 से गुना। यहाँ भी सी में भी वाला भी, सारे वैल्यू में सिर्फ जितना हटाना है, 2 हटाना, 2 से ही गुना करो। 5 होता तो 5 से गुना, अगर यहाँ 6 होता तो 6 से गुना। एकदम सिंपल। ये बच्चा मतलब क्लास 6 वाले से पूछेंगे तो ही बता देगा। डी वाला में भी क्या करना है आपको, 5 × 2। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, ए का वैल्यू आपका आ रहा है 2, ठीक है। बी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, कट जा रहा है, 13 बच रहा है। सी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 4 दूना 8 आ रहा है। और डी का वैल्यू 5 दूना 10 आ रहा है। यही आपको वहाँ पर लिखना है। देखो आप बैलेंस करते तो तुम थक जाते, बैलेंस आप शायद शायद आपको हिट एंड ट्रायल में से होता भी नहीं। अब सबका मान लिख दीजिए जहाँ पर ये था। तो आपके समीकरण क्या थे, यहाँ मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 13 8 10 मिलाते हैं, 2 13 8 10। तो चेक कीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, 2 13 8 10। आपका आंसर 100% सी
क्या होगा, ये सही हो जाएगा। 2 13 8 10। जिन बच्चों ने बनाया होगा मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे बना लिए हैं। आज जिनसे नहीं बना बिल्कुल ना घबरा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपसे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो इसको ट्राई करो तो बच्चों, 2 नंबर को ट्राई करो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो बनाना है, 3 बनाना है, एक और करा दूँ क्या? ऐसे तो मुझे लगता है 2 क्वेश्चन करा देने में आपसे बन जाना चाहिए। इसको बना लो, चाहे कर ही देते हैं, नहीं तो फिर बोलो सर हम, क्योंकि हमको होमवर्क भी थोड़ा याद नहीं रह रहा है कि हम आपको क्या दिए थे क्या नहीं दिए थे। चलो अब फिर से सॉल्यूशन करने के लिए मुझे थोड़ा पेज लेना पड़ेगा नया। चलो मैं सवाल लिख लेता हूँ। A12 है, ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, मैं भी क्वेश्चन को लिख देता हूँ एक बार फिर से। देख, अगर समीकरण आसान है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाए, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जटिल है, तो आपको जो तरीका भी सीख रहे हैं इसको अपनाना है। मैं क्वेश्चन करके बाकी आपको होमवर्क दे देंगे, बाकी अभ्यास करते रहना, बाकी का आपको तकलीफ कहीं नहीं आएगा। चलो इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला नियम क्या है, आप एलिमेंट्स लिखिए, एक एल्यूमिनियम है आपका एलिमेंट्स में। ठीक है सर, तो प्रोडक्ट इधर क्या है, रिएक्टेंट्स में क्या है, एक ये है, एक ही एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सिर्फ ये लिख देंगे प्लस, यहाँ एल्यूमिनियम नहीं तो प्लस देने की जरूरत नहीं है। अब बराबर दे दीजिए, क्योंकि अब एल्यूमिनियम इधर है, इधर सी में है, कितना है 2 है, तो 2 सी लिखना पड़ेगा आपको। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका। एल्यूमिनियम हो गया, आप क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, O2 नहीं लिखना, सिर्फ वो सिंबल लिखना है इधर, ऑक्सीजन, सिर्फ संकेत लिखना है इधर। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो बी के कोफिशिएंट में है 2 है, तो 2B लिखना पड़ेगा आपको। इधर ऑक्सीजन कहाँ है, सी में है, 3 है, तो 3C। इसमें 2 ही समीकरण आएगा, हो गया। एक बराबर 1 ले लीजिए, ए बराबर 1 रख दीजिए, ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण क्या है आपका, ये रहा, 1 रख दिया आपने। ठीक है 2C, तो यहाँ सी का वैल्यू क्या आएगा, 1/2, सी का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो आपको सर इस सॉरी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, आप बना भी लिए होंगे, आपको तो आता भी है, एक बार समझा देते हैं फिर जल्दी। एल्यूमिनियम 1 था तो मैंने ए लिखा, इधर एल्यूमिनियम 2 था, सी कोफिशिएंट में, तो सी का सी कितना एल्यूमिनियम 2, तो 2 लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने थे इधर बी में 2, तो 2B, इधर ऑक्सीजन कितने थे सी में 3, तो 3C। एक तो आपको ए का मान 1 रखना ही रखना है, तो सी का मान क्या गया 2, और क्या निकालना आपको, बी का भी मान निकालना है। तो बी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है 2B बराबर 3C, सी का मान क्या रख दीजिएगा 1/2, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये हो गया आपका 2B बराबर 3/2। बी निकालोगे ना बच्चों, हाँ सर, तो बी बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये क्या है, गुना में है, 2 गुना में है तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, यानी बट्टा में आ जाएगा इसके, तो क्या गया 3/4, बी के मान क्या गया 3/4। एक बार लिख लो क्या क्या आपने निकाल लिया वैल्यू, देखिए हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला है ए बराबर 1, बी बराबर आ गया अपना 3/4, और सी बराबर आ गया अपना 3/2, नहीं हाँ 1/2। आपको हटाना कितना है बच्चों, आपको हटाना है 4 को 2 को, तो दोनों कैल्शियम कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 से गुना कर दीजिए पूरे समीकरण में, तो क्या कर देंगे आप 4 से गुना करने पर, चाहे यहाँ पर लिखिए भिन्न हटाने पर, भिन्न हटाने पर, चाहे भिन्न हटा दें लिख दिए आप, भिन्न हटा दें, क्या है कि इसको कचरा की साफ कर लेते हैं, भिन्न को रिमूव करना है,
चलो तो भिन्न ए कितना हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना है, 2 हटाना है, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 से पूरे में गुना कर दो तो ए का मान क्या आ जाएगा 1 × 4 बराबर 4 आ गया। बी का वैल्यू क्या है 3/4, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, कट गया, क्या आ गया 3। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 3/4 है ना, 1/2, 1/2 कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 को ही हटाना था, 2 बार में कट गया तो 2। तो अब कैंसर क्या आ गया 4 3 2, बैठा दें इसको, फिर बैलेंस देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। 4 3 2, 4 3 2 पहले चेक कर लेते हैं, 4 3 2, 4 3 2, यही आपका बैलेंस हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अब आपको ऐसे ही बनाने हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अब जितना प्रैक्टिस कर, देखो एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में तो पूछे जाएंगे तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बना लोगे, लेकिन मैं कहता हूँ तुम अगर हमसे पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, तो आपके पास नॉलेज बहुत हाई होना चाहिए, कि अभी आप क्लास 11th में जाओ, 12th में जाओ, तो आपको कोई ना बोले ऐसा कि तुमको नॉलेज कम है। अब मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको दे दूंगा, आप सारे बना लेना। अब बोर्ड में क्या पूछा है टेंशन नहीं लेना, बोर्ड वाला सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो 3 बना लेना बच्चों, आप 3 को बना लेना। लिख दूँ थोड़ा होमवर्क में, ये क्योंकि मिला देंगे इसको बना के, कोई बच्चा कमेंट कर देगा तो मैं कर दूंगा, ऐसे तो कोई ध्यान से देख लिया होगा तो उसे तो इसमें डाउट नहीं बचने चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को समस्या हो सकता है, देखो सब बच्चे किसी नहीं होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट में आता है बात समझ में, किसी को जल्दी समझ में आता है, तो हमको तो सबको साथ में लेके चलना है ना। इसको बना लेना, इसको तो मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। अच्छा वही सवाल जो आपको बनाया गया था ना, वही सवाल है, इधर वाला ही है। चलो ये तो बन नहीं चुका था, पहले ही बन चुका था। अब आपको पढ़ना है नया टॉपिक आज से। अब तो बैलेंसिंग वाला सिस्टम खत्म, 3 लेक्चर में आ गए, दूसरे लेक्चर में बैलेंसिंग था, तीसरे में भी था, चौथे में भी था, और ये चौथा लेक्चर इसमें बैलेंसिंग हो गया। इतना बैलेंसिंग पढ़ा दिया गया, अब तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं बचने चाहिए। अब आते हैं फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है, भौतिक अवस्था, इसका हिंदी क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब भी आप समीकरण बैलेंस करेंगे तो वहाँ पर उसकी भौतिक अवस्था लिखना जरूर पड़ता है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भौतिक अवस्था लिखना होगा। अब भौतिक अवस्था को बताएं, भौतिक अवस्था को दर्शाएं। एस से क्या होता है सॉलिड, एल से क्या होता है लिक्विड। अगर गैस स्टेट, देखो अगर सॉलिड स्टेट दर्शाना हो तो हम क्या लिखेंगे एस, और लिक्विड स्टेट दर्शाना हो तो हम लोग एल लिख देंगे। अगर गैसीय अवस्था दर्शाना हो तो हम क्या लिख देंगे जी। अगर या एरो का ऊपर इसे इसे होता है कि गैस मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है ना। चलो अगर जलीय विलयन होगा तो, और पदार्थ की स्थिति जो होगी जलीय अवस्था होगी तो क्या कहेंगे हम एक्यू, क्या लिख देंगे एक्यू, यानी एक्वस सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं जलीय अवस्था, जलीय विलयन क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। और पदार्थ जलीय विलयन में हो तो आप क्या लिखेंगे एक्यू। चलो बच्चों उसका साइन हो गया एक्यू। अगर परिक्षेप, परिक्षेप की अवस्था में होगा तो, परिक्षेप की अवस्था में तो आप लिखेंगे पीपीटी, क्या लिखेंगे आप पीपीटी, या डाउन एरो लगाएंगे आप, डाउन एरो नीचे पर है, ऊपर लगाएंगे तो गैस निकल रहा है, डाउन एरो लगाएंगे तो परिक्षेपित जाके अवक्षेप, अवक्षेप कहाँ, परिक्षेप या अवक्षेप कहो इसको, अवक्षेप कहाँ बन गया है पेन। जैसे मान लो कि आप कोई चीज़, अब गिलास में क्या घोलते हो, आपने घोला चौक, तो चौक कहाँ जम जाएगा, जाके पेनी में बैठ जाएगा, तो जाके परिक्षेप बन गया, वो नीचे बैठ गया। नोट किया आपने, हाँ सर। चलो अब अगर पदार्थ की अवस्था क्या होगी, एक और पॉइंट जान लेते हैं यहाँ पर, कंसंट्रेशन यानी क्या बोलते हैं इसको, सांद्रता। सांद्रता दो होगा, एक तो होगा सांद्र और एक होगा तनु। तो तनु मतलब होता है कि इसमें अम्ल कम होगा, तनु मतलब अम्ल कम होगा, तो और सांद्र होता है हम क्या लिखेंगे CONS, CONC कांस्टेंट शॉर्टकट में, और तनु का हम लिखेंगे DIL डाइल्यूट। इसका जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी लिख दिया गया, और कहीं वर्ड आ गया तो आप समझ लेना। चलो अब देखो वर्ड इक्वेशन, पहले क्या लिखना पड़ता है आपको, वर्ड इक्वेशन आपने सीखा, उसके बाद क्या कंकाली समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन, कंकाली समीकरण, इसको मैं लिखता हूँ हिंदी इसका, ये क्या हो गया शब्द समीकरण, शब्द समीकरण,
फिर क्या है कंकाली समीकरण, यानी जो कंकाली किसे कहते हैं, जब समीकरण को बिना बैलेंस किए हुए लिख देंगे तो कंकाली समीकरण कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को बिना बैलेंस किए लिखने की प्रक्रिया जो होती है कंकाली समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है। और ये संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, और ये क्या है, इन्फॉर्मेटिव बनाइए, उसकी जानकारी लिख दीजिए, उसकी जानकारी लिख दीजिए कोई है कैसा, जानकारी पूर्ण कर दें उसकी। जैसे मैं क्वेश्चन लिया हूँ जिंक सल्फ्यूरिकम जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, तो अपने लिखा जिंक सल्फ्यूरिकम जिंक सल्फेट, उसका अपने सिंबल लिख दिया। लेकिन देखो क्या बैलेंस है, क्या जेडन है, जेडन है, ये तो बैलेंस है, तो समीकरण बैलेंस है, तो इसको छोड़ देना है। अब इसके क्या दर्शा देना है, इसकी इन्फॉर्मेटिव बना देना है इसको। जेडन क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जलीय विलयन होता है, तो एक क्यों लिखना है। जिंक सल्फेट भी क्या है, जलीय विलयन। हाइड्रोजन गैस निकली है तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, जी लिखें, जी लिख दीजिए, तिरके निशान ऊपर लगा दीजिए, आपकी मर्जी। चलो अब चलो, अब क्रिया के साथ उष्मा उत्पन्न होती है तो क्या करें, तो हीट चेंज ऑक्यूपेइंग ऑफ अ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के साथ अगर उष्मा परिवर्तन हो जाए तो क्या करना है। अभिक्रिया के साथ उष्मा परिवर्तन होता है, निकलता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा केमिकल रिएक्शन, हीट उष्मा ऊर्जा निकलेगा और रिप्रेजेंटेशन यानी उसका निरूपण करेंगे या उसको वर्णन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं। जैसे सबसे बोला गया, देखो अगर उष्मा छेपी होगा, अगर उसमें से उष्मा निकल रहा है, हीट एनर्जी उसमें से उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो उसको कहेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। और कैसे होगा, रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोड्यूस क्या करेंगे, कुछ उत्पाद बनाएंगे और उसमें से हीट निकलेगा, हीट निकला तो क्या बनेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया। अगर उसने क्या किया, गर्मी को अवशोषित कर लिया। सिर्फ एक शब्दों में याद रखिएगा, जिस रिएक्शन में क्या हीट निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेंगे, रिलीज होगा, उससे बोलेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। जिसमें हीट देना पड़ जाए, देखो जैसे रिएक्टेंट से यहाँ पर हीट दिया गया है, प्लस हीट दिया गया है, तब उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से हीट निकल रहा है। जैसे आप चूना में कभी देखना, चूना में पानी डाल के देखना, आपका वो जो भी जिस बर्तन में रखेंगे उसके बर्तन का जो नीचे वाला सरफेस होगा वो हीट हो जाएगा, तो इसमें निकल रहा है। कभी कभी ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा हो रहा है तो उसमें उसके हीट निकल रहे हैं तो ठंडा हो रहा है। चलो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताना हमको। जैसे रिएक्टेंट्स, आपने दाब लगाया, उष्मा दिया, प्रेशर और उष्मा लगाया, तो ये क्या है, दोनों ये कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है, या बना रिएक्टेंट्स बनेगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स, सूर्य का प्रकाश दिया आपने तो क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिखा है ना म्यू, यहाँ पर क्या लिखा गया है, म्यू, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एच, ऐसा दोनों को लिखा गया, इसको पढ़ते हैं म्यू, ठीक है। ये कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट्स, हीट दिया आपने, और ये क्या डेल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा, जो ट्रिंगल जैसे दिख रहा है। रिएक्टेंट्स, ये कभी कभी साइन यूज होगा हायर क्लास में जब जाएंगे तो ऐसा लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा। यहाँ पर कैटलिस्ट लिखा है तो समझ लीजिए कैटलिस्ट में कुछ भी हो सकते हैं, जो अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके हिंदी उत्प्रेरक होता है। रिएक्टेंट्स, और अपने बिजली दिया है, इलेक्ट्रिक दिया है, फिर निकलता है। इतने चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे बन जाता है कि भाई कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो देखो, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में खपत बढ़ाते हैं, खपत में हुए बने, देखो वे पदार्थ, कैटलिस्ट वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में खपत हुए बिना यानी अभिक्रिया में यूज नहीं होते हैं, लेकिन अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो तुम क्या कहोगे, कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, लेकिन उसकी रिएक्शन जो इसके दर के क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर जिसने अभिक्रिया के दर को बढ़ाया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, जिसने रिएक्शन की दर को घटा दिया वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। दो होते हैं ये। चलो एक क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया तापमान शामिल है और रिएक्टेंट्स अभिकारक और उत्पादों को सही अवस्था में दर्शाता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो लिक्विड है, तो हाइड्रोजन लिक्विड होता है क्या, गलत है। हाइड्रोजन गैस होता है, सही है। ऑक्सीजन लिक्विड होता है क्या, गलत है। हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस होता है, सही है। जल लिक्विड होता है, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन गैस सही है, ऑक्सीजन गैस सही है, इधर भी लिक्विड, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, बैलेंसिंग भी तो चेक करना है ना। ये 2:2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 2 4, ये ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएंगे।
क्योंकि देखो गैस गैस, अगर इसको गलत करना है तो यहाँ पे जी लिख दो तो गलत हो जाएगा ये, तो ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन सी। चलो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया और उसके प्रकार। अब पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखेंगे। एक ऐसे कहता है कि जब एक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या एक यौगिक, जिस रिएक्शन में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और क्या करेंगे, एक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन। इसका इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे, और ये तीन प्रकार, ये सामान्यतः ये जनरली तीन प्रकार से संभव है। एक, जो दो तत्वों के संयोजन से एक यौगिक बनता है, जो दो यौगिक मिल के एक यौगिक बनाते हैं, एक तत्व और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड तो बनेगा हर हाल में, लेकिन कभी कभी दो एलिमेंट मिलके ही कंपाउंड बना देंगे, कभी दो यौगिक मिलके ही यौगिक बना देंगे, जो कभी एक एलिमेंट और एक मिलके एक कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर पहला पार्ट समझा रहा हूँ आपको। तत्वों के कॉम्बिनेशन यानी जब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फ्रॉम अ कंपाउंड, जब एलिमेंट मिलके यौगिक बनाएंगे। मैंने बोला कोई तत्व मेरे पास ए था, दूसरा तत्व मेरे पास कोई एलिमेंट बी था, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना दिए, कंपाउंड बना दिए। चलो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो देखिए, और कमरे के ताप पर, कमरे का ये रूम टेम्परेचर याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर का मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर कि आपने उसको जलाया आपने तो mg उसको जलाएंगे। अब तो क्या होगा, एक तो होगा कि उसको कमरे के ताप पर जलाइए, और याद रखिएगा एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, इसका रंग याद रखिएगा, मैं कलर के लिए यहाँ साइड में लिख दिया हूँ। मैग्नीशियम जो होता है सिल्वर ग्रे मेटल होता है ये। देखो मैग्नीशियम रिबन क्या है, एक धातु है, धातु का फीता होता है, एक साइज का धागा होता है। इसको आप थोड़ा रगड़ के साफ करेंगे ना, तो हाइट थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे तो इसमें आग पकड़ लेती है। लेकिन देखिएगा, अगर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सफ़ेद लेयर होता है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, सफ़ेद परत बन गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद परत होता है। अब इससे नुकसान क्या है, अभी करता क्या है, अतः यह वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल यानी सैंड पेपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सब परत को हटाना पड़ता है। इसको जैसे सीरीज पेपर देखें, सीरीज पेपर हम लोग किसी चीज़ को रगड़ते हैं, लोहा साफ करते हैं, जंग लगता है तो मान लो कि मैग्नीशियम रिबन जलाना है तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको सैंड पेपर से रगड़ेंगे, तो सैंड पेपर से रगड़ने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा, तो इसमें आसानी से आप इसको जला सकते हैं। तो क्वेश्चन कोई आपसे पूछे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, वही रीजन है। तब रीजन बता दिया, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, उस परत को हटाने के लिए पहले उसे रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि आसानी से आग उसमें लग जाए। दूसरा, अत्यधिक हीटिंग करने पर क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसके अपने क्या किया, उसमें से बहुत हीट निकला, और लाइट के साथ मैग्नीशियम को जलाएंगे, बहुत उसकी हीटिंग करेंगे ना, तो उसमें आग पकड़ेगा तो कैसा लाइट निकलेगा, वाइट फिल्म, ब्राइट वाइट फिल्म, याद रखिएगा। कभी सर आपको इसका हिंदी नहीं पता तो आप इंग्लिश में ऑप्शन जरूर चेक करना, पूछेगा कि मैग्नीशियम के रिबन फिर जलाने पर आग की लौ कैसी होती है, तो याद रखिएगा आग की लौ जो होती है ब्राइट वाइट फिल्म होती है। देखिएगा एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर मैं आपको PDF से दिखाने वाला हूँ, या इसका मैं एक एनिमेशन वीडियो देखता हूँ, मिल जाता है तो दिखा देता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, एक सोडियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन बन गया। सोडियम है, क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ देखो सिर्फ एलिमेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जैसे देखिएगा HCl बन गया, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, देखिए इसमें से कंपाउंड बन रहे हैं, थोड़ा सी ध्यान से देखिएगा, HCl आया, ठीक है, फिर NaCl चला गया इधर से, है ना, HCl आया, देखिए NaCl जाएगा, उधर से भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इधर से क्या आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर देखिए कोई कंपाउंड नहीं है, सिर्फ इसमें एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट मिलके जुट के बनाते हैं एक नया कंपाउंड, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत नहीं सर? चलो दूसरा बच्चों क्या है, इसमें को पढ़ना है
एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के दौरान आंखों की सुरक्षा है तो चश्मा पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? तो उसमें से जो आपने पढ़ा तो उजला फिल्म निकलता है, तो जो क्योंकि उसमें जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर चौंका चौंध करने वाला बहुत तेज रोशनी निकलती है। जैसे सूरज के आप सूर्य पर डायरेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, सूरज पर डायरेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, उसमें से सूरज की लाइट निकलती है, उसमें क्या है, यूवी लाइट रहती है, पराबैंगनी प्रकाश रहती है, अल्ट्रा वेव, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, या ना पराबैंगनी, इसका हिंदी क्या होता है, पराबैंगनी प्रकाश, यहाँ लिख दिया हूँ, पराबैंगनी प्रकाश होती है, जिससे क्या होती है, एक जिससे आपकी आंख में बीमारी होती है, फोटो कैरेक्टरिस्टिस नामक एक क्या होती है, बीमारी हो जाती है आंख में, जिससे या तो आंख खराब होगा या हमेशा के लिए आपकी आंख डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपको जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो आंख में चश्मा जरूर पहनकर उसको प्रयोग कीजिएगा। आप इसका लैब में प्रयोग कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुरक्षा रखना चाहिए। चलो दूसरा चीज़ क्या है, अब मैं कहता हूँ टू कंपाउंड्स फ्रॉम एक कंपाउंड, दो यौगिक मिलके भी संयोजन अभिक्रिया करेंगे यौगिक, जैसे मैंने कहा इसका ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक यौगिक है AB, दूसरा यौगिक है CD, ये मिलकर क्या बना दिए, ABCD बना दिए। जैसे आप देखिए मैंने कहा है कि यौगिक मेरे पास कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझे हुआ चूना। ये क्या मेरे पास जल है, आप चूना लाइएगा घर मार्केट से और जल में डालिएगा, ये भी क्या है, यौगिक है, ये भी जल भी क्या है, यौगिक है। यौगिक क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि जिसमें बहुत सारे दो कंपाउंड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया, कैल्शियम ऑक्सीजन दो, जिसमें दो एलिमेंट होते हैं ना, वो कंपाउंड कहला जाते हैं। दो कंपाउंड जब मिलकर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, कंपाउंड ही बनेगा। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन कहेंगे। देखो संयोजन मतलब जुटना, दो मिलकर यहाँ पर एक हो गए तो संयोजन अभिक्रिया तो है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड कंपाउंड संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिएगा मैंने इसमें क्या बोला, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। तो इसका देखिएगा यहाँ पर आपको बुक में क्या कहती है, ये जो आता है ना एक्वा सोल्यूशन में आता है, किस में आता है, एक्वा सोल्यूशन में आता है। बुक के हिसाब से सही है, बुक के हिसाब से क्या है, जलीय विलयन होता है, लेकिन इसका मेन जो लास्ट जिसका सही तरीका है, ये किस में आना चाहिए, सॉलिड में आना चाहिए। तो मैं ब्रैकेट में जानकारी के लिए लिख दिया हूँ ये सॉलिड क्यों होना चाहिए। जब आप कैल्शियम में जल मिलाएंगे, चूना में आप जल मिलाएंगे तो आपको जलीय विलयन प्राप्त होगा, ठीक है, एनसीईआरटी कहती है ये क्यों, लेकिन वो चीज़ गलत है। सही क्या है सर, सही है सॉलिड में। तो सर परीक्षा में क्या लिखे आप देखिए, ये भी लिखते हो तो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये नॉलेज के लिए लिखना, फ्यूचर में कभी आपसे कंपटीशन की बात हो तो ये ट्रू कौन कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा वो सॉलिड स्टेट में आता है आखिरी में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया, ठीक है। अब ये ट्रू सॉलिड में ट्रू क्यों है, तो मैं तो समझाया हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ। इसे जल में दोबारा घुलाता है। अच्छा चूना में अपने पानी मिला दिया तो क्या चूना ऑटोमेटिक चूना घुल जाता है, नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, वो जलीय विलयन के रूप में रहता है। उसको पूरा आप हाथ से देखें, जब भी कोई आपको घर रंगवाए होंगे चूना से घर रंगाता है, उसको दोबारा बहुत हाथ से मिला जाता है या डंडा से मिला जाता है, तब जाकर वो घुलता है। तो जब इसे दोबारा जल में घुलाते हैं तो क्या बनता है, एक्यू बनता है, ठीक है, एक्यू में प्राप्त होता है। अब जो एक्यू प्राप्त होता है इसे क्या बोलते हैं, लाइम वाश, या समित चूना या बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो ये पूछेगा तो कहना बुझा हुआ चूना, ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, तो इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं या स्केलेट लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान लिख दिया गया है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, बुक में सिर्फ इतना ही लिखती है, आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज बताया जा रहा है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब आपने दो देख लिया, एलिमेंट एलिमेंट मिलकर बना रहे थे, कंपाउंड कंपाउंड मिलकर बना रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हो, थोड़ा पानी ले लेना, चूना पानी में जल में चूना डालना, देखना उसमें से गैस उस निकलता पूरा हीट निकलेगा आपको, और देखना कोई सॉलिड स्टेट में है कि एक्वा सॉल्यूशन में है। और बुक का लाइन थोड़ा देख लेते हैं पेज में, कहाँ हम लोग तक आ गए हैं पढ़ते पढ़ते। थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ना, अब एनसीईआरटी आपको समझ में बहुत अच्छे तरह से आ जाएंगे कि उसके सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ा दिया गया है। आप ये पढ़ रहे थे, संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे आप, देखो आपसे बोला भी गया था कि बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, थोड़ा बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कहिए। धीरे धीरे मिलाइए, अब बीकर में स्पर्श कीजिए, देखना आपको बड़ा है कि इसको छू कर देखिए क्या आपको महसूस हो रहा है। देखो एनसीईआरटी कहती है एक्वा सोल्यूशन है, लेकिन ये गलत है, वो एक्वा सोल्यूशन में नहीं आती है, वो क्या रहती है सॉलिड, उसको बाद में घोलना पड़ता है, पूरा उसको मिलाना पड़ता है, तब वो जलीय विलयन बनता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीवार को रंगते हैं। नहीं तो हम चूना डाल के दीवार पर नहीं रंग सकते हैं, पूरा उसको हाथ से घोला जाता है तब जाके बनता है, ठीक है। आपको ये भी थोड़ा जान लेना, जब भी आपसे कभी बुक में ऐसा लिखा गया कि आप जानते हैं तो इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, इसमें से क्वेश्चन भी कराएंगे आपसे हम एक। चलो तो इतना हो गया बच्चों, चलो 2 पेज पढ़ लिए अपने, ठीक है। अब वही बात है, मैं यहाँ पर एनिमेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको,
आप इसको घर पे कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन लाइम चूना पानी कहलाता है। जब उसका सैचुरेटेड संतृप्त विलयन होगा तो चूना पानी कहलाता है। एक्स्ट्रा नॉलेज है आपका, क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान है। मैं आपको क्विक लाइम ऐड करने पर मैं आपको चूना पानी में उसमें चूना बुझा हुआ चूना में पानी डालने पर कैसे उसका खोलता है मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दूसरे एक वीडियो दिखा सकता हूँ, लेकिन आप घर पे कर लेना है। तुम देखे भी होगे, इसमें कुछ पढ़ाने वाला जैसा है नहीं। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ मिल जाए। चलो बच्चे वीडियो में दिखा रहा हूँ प्ले करके। मैं तो इसको भगा लेता हूँ। देखिए पानी है, ठीक है। इसमें क्या डाला जा रहा है, चूना। अभी चूना टुकड़ा डाल सकते हैं या फिर मार्केट से खरीद कर देखने खोलना शुरू होता है ना, खोलता है नीचे सुनेंगे छू के देखेंगे तो बड़ा गैस निकलेगा उसमें, पूरा तेजी से खोलने लगता है। ये देखो पूरा खोलने लगा। कभी कभी उसमें से बहुत सारे उसमें अवक्षेप भी निकलने लगते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रहना नहीं चाहिए कि उसके बहुत सारे बुझे बाहर निकलने लगते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। क्या है अब इसका, तो ये देखिए जलीय विलयन नहीं है। क्या अभी नीचे में हाथ डालेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, अभी उसमें सभी आपको निकलेगा सॉलिड स्टेट में निकलेगा वो। हाँ उसको अब क्या करेंगे, हम लोग डंडे से हिलाते हैं, उसे बर्फ से मिलाया जाता है तब उसको पेंट चढ़ाता है, तो उसको घोलते नहीं, वो घुलता नहीं है। चलो अब क्वेश्चन है कि बिना बुझे चूहे पानी में मिलाने में परीक्षण को बताइए। तो देखना आपने क्या देखा, बहुत तेजी से अभिक्रिया हुई थी, अत्यधिक उष्मा इसमें से निकला था, बहुत गर्मी निकला था। ये यानी क्या है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। रिएक्शन में शॉर्ट में कैसे लिखा हूँ, RX पावर में N, तो इसको रिएक्शन पढ़ना, क्या पढ़ना, रिएक्शन। और हाइसिंग साउंड, इसमें से साउंड निकलता है। कभी देखना चूना डाल देना उसमें, वहाँ कान से सुनना, देखना उसमें से खल जो खोलता है ना, तो एक हाइसिंग साउंड मतलब हंसने वाला साउंड निकलता है, फुसफुसाहट वाला साउंड निकलेगा आपको, ठीक है। अब हाइसिंग साउंड क्यों निकलती है, ये भी एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो जब पानी उबलता है तो वाष्प बनती है और यह उसकी आवाज़ होती है, ये भाप की आवाज़ होती है। चावल खोलता अपन देखा होगा, घर में माँ खाना बनाती है तो ये उसका साउंड होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। इतना डिटेल्स में आपको नहीं, कोई जो भी आपको मित्र लोग बोल रहे हैं कि हमारा कोचिंग में इतना पढ़ाई हो गया, यहाँ हो गया, डरना नहीं है। वो आपको सिर्फ डरा रहे हैं। कंटेंट तो आपके पास है, नॉलेज तो आपके पास है। चलिए अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाइट वाश जब घर में आप सफ़ेदी करते हैं ना, जब नीचे कंटेंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं, आज आपके घर पर पेंट हुआ तो क्या उसमें तुरंत लाइट आती है क्या, नहीं ना, उसको आप क्या जानते हैं वहाँ से लिखना है। तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से लिख लीजिएगा, इसको आपको लिख लेना बच्चों, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपके पास एनसीईआरटी तो होगी नहीं हो तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बड़ा अभी लिख लीजिए, बाद में आपके पास बुक हो ही जाएगा, ठीक है। कहता कि ऊपर अभिक्रिया जो आपने देखा था उसमें कहता बुझे हुए चूना का विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से क्या करता है, वो धीमी गति से क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसीलिए देखना 2 से 3 दिन में देखना पूरा लाइट आता है घर पर, तुरंत लाइट नहीं आता है। वो लाइट क्या है, वो चमक क्यों इसकी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है, उसकी चमक है, ठीक है ना। जिसको कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बोलते हैं, संगमरमर। ये संगमरमर का परत है और संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। साइंस में बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में बोलते हैं, रासायनिक नाम है। और सूत्र ये बहुत बार पूछा गया है कि संगमरमर का सूत्र बताइए, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 लिख लिया अपने बच्चों, हाँ सर लिख लिया। चलो तो ये देखो, इसका मैं रिजल्ट बताऊँ कैसे होता है। ये मैं इसको ऑनलाइन में आपको समझाने के लिए बोला तो मैं समझा के दिखाता हूँ। तो इसको एक लाइन में समझने के, इसका रिजल्ट देखिए क्या है, रिजल्ट RUSULT रिजल्ट। देखिए मेरे पास क्या था, बुझा हुआ चूना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है। दीवार पर पेंट कर दिया गया है इसका जलीय विलयन से। आपको पता है कि वायु में क्या है, वायुमंडल में क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ से क्या करता है, CO2 से ही क्या करता है, रिएक्शन करता है, धीमी अभिक्रिया करता है। इसीलिए आप आज पेंट करेंगे तो अभी तो आपका घर नहीं चमकेगा, 1-2 दिन में चमकता है, 2-3 दिन में लाइट आती है, जब सूखता है तो सूखता नहीं है, वो इससे रिएक्शन करता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे दीवार पर क्या आती है, चमक आने लगती है। और उसमें का जो पानी था क्या चला गया, इसमें के जल क्या होते हैं, जल भाप बन के वाष्पित होते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं, वाष्पित होते हैं। वाह सर आपने तो एक लाइन में कंसेप्ट समझा दिया। हाँ बच्चों अब देखिएगा, मैंने बोला केमिकल फार्मूला क्या होता है थोड़े, और उनका साधारण नाम याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम क्या है, तब कहिएगा बिना बुझा हुआ चूना, या अनबुझा चूना, या दुधिया चूना, या बर्न, इंग्लिश में कहिएगा बर्न लाइम,
बर्नट लाइम या क्विक लाइम, ठीक है। चलिए अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं नहीं लिखा हूँ, स्पेस कम था, आप सुनकर लिख लेंगे इसको। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपको लिख लेने हैं, आप जरूर नाम लिखना, इसमें भी थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए चलो, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख लो बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो सुन के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होता है, CaOH2 CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इनको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, समित चूना बोलते हैं, इनको एस्केलेट लाइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्लेक्ड लाइम, ठीक है। और है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ये धीरे धीरे आप याद करते चलना, आपको बाद में बोझ नहीं बनेगा। और देखो, अगर एक के रूप में है तो इनको चूना पानी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं सॉलिड लिखा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एस लिखा हूँ, सॉलिड अवस्था में है, ये ठोस है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको बुझा हुआ चूना बोलेंगे। अगर ये आइक्वस लिखा है तो इसका क्या नाम होगा, चूना पानी, ये लाइम वाटर बोलेंगे, ठीक है। CaCO3 अभी आपको पता चल गया, संगमरमर को बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ जगह लिखता हूँ, वहाँ भी था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्क है, यहाँ पर एक ही हुआ तो जलीय विलयन है तो चूना पानी बोला गया है, वहाँ पर क्या था, एस सॉलिड में था तो वहाँ बोला गया इसको वहाँ बोला गया बुझा हुआ चूना। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर भी बोलते हैं इसको अपने देसी भाषा में। मार्बल आपने नाम सुना हो, टाइल्स लगता है ना घर में, मार्बल, चौक, लाइमस्टोन, ठीक है, इनके इतने नाम से याद रखिएगा। चलो, दो आपने रिएक्शन समझ लिया, एक था तत्व मिलकर बनाया यौगिक, एक में था यौगिक मिलकर बनाना था यौगिक। अब पढ़ेंगे अब तीसरा में, यौगिक बनाने के लिए एक तत्व या एक यौगिक मिलेंगे। जैसे एक मेरे पास क्या है, ई से लिख दिया एलिमेंट और सी से लिख दिया कंपाउंड। एक मेरे पास कंपाउंड है और एक मेरे पास क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या बना दिए, कंपाउंड, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं कहता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड कराएंगे हम, तो क्या होगा, ये अभिक्रिया कहलाएगी। ये तो क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, कंपाउंड है, क्या बनेगा, कंपाउंड ही बनेगा। क्या बन गया, फिर इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, देखकर बैलेंस कर दिया हूँ। ये गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सभी संयोजन अभिक्रिया उसमें छिपी होती है, तो आप कहेंगे नहीं होती है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें छिपी नहीं होती है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर गैस है, हीट दिया गया है तो बन गया ऐसा। ये संयोजन देखो, ये तो क्या है, एक बैलेंस, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर इतने सारे क्या है, रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट बना है, तो एक संयोजन अभिक्रिया है। तो ये संयोजन भी है और उष्मा शोषी है, देखो इसमें उष्मा दिया गया है, यानी इंडोथर्मिक है। तो आप कह सकते हो सारे जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक भी होते हैं और इधर उष्मा शोषी, माने उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी दोनों होते हैं, ठीक है ना। उष्मा शोषी वाला कंडीशन ये बता देना जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है तो। चलो, अब क्या है सर, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना उत्पन्न करता है, तो इसके लिए दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। इसमें से बताओ कौन सही है। ऑप्शन है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये वाला क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये वाला ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन है कि ये कहता है कि ये भी दोनों, ए और सी सही है, ए और सी सही है। ऑप्शन बी कहता है कि सी और डी सही है। ऑप्शन सी कहता है कि ए सी डी तीनों सही है। ऑप्शन डी कहता है कि ए और बी दोनों सही है। तो देखो पहले इसको एनालाइज करते हैं। ये तो भाई संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो कंपाउंड मिलके कंपाउंड बना है, संयोजन अभिक्रिया 100%। ऑप्शन ए भी सही हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दिखा, मैं बोला था ना हीट निकलता है इसमें से, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया है,
तो एक्सोथर्मिक है, तो ए बी दोनों सही हो गया। तो इसके लिए मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसके लिए मेरा ऑप्शन डी सही हो गया सर। हाँ चलो, अब आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे बैलेंसिंग वाला, जो आपको होमवर्क में दिया करता था मैं, उसको मैं कर दिया हूँ, इसको लिख दीजिएगा आप। पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूँ, देखिए एक तो मैं करा दिया, अभी जस्ट पहले करा दिया था कि वायु में जलाने से पहले उसको रिबन क्यों साफ किया जाता है, कि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए सैंड पेपर से साफ किया जाता है। ये क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इसमें कर दिया हूँ, यहाँ से नोट बना लो। ये समझाना नहीं है, बैलेंस करना था, और बैलेंसिंग तुमको भर भर के सिखाया गया, कुट कुट के सिखा दिया गया है। चुप रहो। तो मुझे समझाने के लिए कुछ इसमें खास नहीं है, करा दिया हूँ, सिर्फ आपको यहाँ से आंसर कर लेने हैं। ये तो खुद का, अब खुद भी बच्चे कर लिए होंगे, अच्छे बच्चे होंगे। जो नहीं कर रहे पहले वीडियो को रोक के भी आप कर सकते हैं। चलो एनसीईआरटी अब अभ्यास में भी जाइएगा तो वहाँ भी बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना बैलेंस, तो मैं ये पढ़ा दिया हूँ तो दाग लगा दिया कि ये सब पढ़ा दिया हूँ, मार्क लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ बैलेंसिंग, ये क्वेश्चन यहाँ भी है अभ्यास में। तो चलो अभ्यास का 6 और 7 ये सब कराने वाला हूँ, 6 7 दोनों कराता हूँ साथ साथ में। चलो ये सवाल था, बैलेंसिंग करना था। CaNO3 क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिख लेना, यहाँ पर था CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट था। चलो 7 का भी सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। समझाने के लिए कुछ नहीं है, देखो इसलिए नहीं कि आपको तो बहुत बैलेंसिंग सीखा, 3 लेक्चर पढ़ा है बैलेंसिंग के लिए, तो ये लास्ट था। तो अब क्या है, आपको रिवाइज कर लेना है। ये लेक्चर 4 था ना शायद, अब लेक्चर 5 यहाँ से शूट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको यहाँ बोल देता हूँ मैं थैंक्स, ये लिख देता हूँ कि हमको याद रहेगा कहाँ कहाँ पढ़ाई हुआ है। तो जहाँ जहाँ थैंक यू लिख दूंगा, थैंक्स, समझ लेना कि यहाँ पर लेक्चर खत्म हुआ है। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। रिवाइज कीजिए, मस्त पढ़िए, संस्कृत हिंदी सबका वीडियो लोड हुआ है, जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ, कि अपने मित्र बढ़े। यहाँ पर जितने मित्र बढ़ेंगे उतना चैनल बड़ा होगा, और आपका सपोर्ट चाहिए हमको। धन्यवाद, थैंक यू।